नमस्कार प्यारे ज्ञानियों, आज हम पढ़ेंगे कारक के विषय में। जानेंगे कारक के भेद, उनकी पहचान और कुछ उनसे संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कारक के शाब्दिक अर्थ से। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या क्रिया को करने वाला। अब इसकी परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसको कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब साधारण शब्दों में अगर आप जानना चाहें तो क्या होगा उसका अर्थ कि क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाला, या संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला शब्द अथवा परसर्ग जो होता है वही कारक कहलाता है। कारक की पहचान उनकी विभक्तियों से होती है। प्रत्येक कारक की विभक्ति होती है और प्रत्येक विभक्ति का एक चिन्ह अवश्य होता है। इन चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। अब सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग एक ही चीज होती है। तो चलिए अब इससे आगे हम भेदों के बारे में इसके जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है या परसर्ग कह सकते हैं या विभक्ति चिन्ह जो कह सकते हैं हम, वो होता है ने। कर्म कारक का को, करण का से, के द्वारा, द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से, संबंध का, के, की, ना ने, नानी ने, रारी, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है, तो ये हैं कारक के भेद और ये हैं इनके विभक्ति चिन्ह, यानी कि ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं कारकों के। इन शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होगा या इन चिन्हों का जहाँ पर प्रयोग होगा वो कारक चिन्ह कहलाएंगे। ओके, तो सर्वप्रथम अब हम इसके पहले भेद यानी कर्ता कारक के विषय में पूर्ण रूप से जानेंगे। कर्ता कारक कहाँ पर होगा? क्या होता है कर्ता कारक? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी काम को जो भी करता है वही करने वाला कहलाता है सीधे शब्दों में। आगे जानते हैं, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस क्रिया करने, सर्वनाम शब्द के जिस रूप से या जिस शब्द से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग होता है ने और इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ता होता है। ठीक है, क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो कर्ता कारक होता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल, विवेक ने पत्र लिखा, उदाहरण है यहाँ पर, विवेक ने पत्र लिखा। अब कौन या किसने पूछना है, तो किसने पत्र लिखा, आपके लिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, आपने पूछ लिया, क्रिया के साथ में प्रश्न लगाया आपने, किसने पत्र लिखा, आपको उत्तर मिल गया विवेक ने। कौन भाग गई, कौन भागी, लोमड़ी। गा रहा है, कौन गा रहा है, लड़का। तो यहाँ पर आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब इसका मुख्य बिंदु जान लीजिए। कर्ता कारक का प्रयोग परसर्ग रहित और परसर्ग सहित, यानी कि ने का प्रयोग हो भी सकता है और ने का प्रयोग किए बिना भी कर्ता कारक अदृश्य रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है, अर्थात ने का प्रयोग ना करने पर भी कर्ता प्रधान होता है वाक्य में और वहाँ पर होगा कर्ता कारक। ठीक है, एक बात का ध्यान आपको और रखना है
कि वर्तमान और भविष्य काल में अधिकांशतः ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि परसर्ग का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। अगला है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान होती है, यानी कि इसका चिन्ह जो होता है वो को होता है। और इसकी पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। क्या लगाना है यहाँ पर? क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। अब आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। यहाँ पर जाकिर खाना खा रहा है, नानी ने कनक को कहानी सुनाई। अब देखिए यहाँ पर को का प्रयोग है, परंतु पहले उदाहरण में को का प्रयोग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मुख्य क्रिया क्या है इसकी? खा रहा है। खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। अब दूसरे उदाहरण में नानी ने कनक को कहानी सुनाई। कहानी मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया सुनाना। ठीक है, सुनाना यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई, कहानी सुनाना। अब क्या सुनाया है आपको स्पष्ट हो गया। कहानी किसको सुनाई है? कनक को। ठीक है, गौड़ कर्म के रूप में यहाँ पर आपको कनक भी मिला। अब क्रिया के साथ जब आपने किसको या क्या लगा करके जब आपने प्रश्न पूछा तब आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई। पहले में आपको क्या का उत्तर मिला और दूसरे में आपको क्या तथा किसको, दोनों का उत्तर मिला। इसका मुख्य बिंदु ध्यान रखिएगा। प्राणीवाचक कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग आवश्यक है, परंतु अप्राणीवाचक कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग आवश्यक नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर खाना के साथ में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कनक को, ठीक है, तो ये प्राणीवाचक है। यहाँ पर परसर्ग का यानी कि को शब्द का या को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला समझते हैं हम करण कारक। अगला भेद है इसका करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा अथवा सहायता से, यानी कि जिस साधन के द्वारा या जिस साधन की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा या द्वारा। इसकी पहचान जान लीजिए। पहचान क्या है? क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक है। उदाहरण के तौर पर जान लीजिए, वह कैंसर से मर गया, फूलों से रंगोली बनाई गई, चाकू द्वारा सेब काटा गया। अब ये उदाहरणों के माध्यम से आप समझ रहे हैं। यहाँ पर तो आपको मैंने क्या समझाया? किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करना है। ठीक है, क्रिया कौन सी है यहाँ पर? मर गया। ठीक है, किससे मर गया? कैंसर से। फूलों से रंगोली बनाई गई, किससे बनाई गई? फूलों से। चाकू द्वारा सेब काटा गया। सेब काटा गया। अब काटने की क्रिया किसके द्वारा हुई? सेब के द्वारा। माध्यम यानी कि सेब को काटना कर्म हुआ, मुख्य कर्म। तो सेब किससे काटा गया है? यानी चाकू से काटा गया है। चाकू सेब के काटने का माध्यम या साधन कह सकते हैं, या चाकू ने सहायता की। या फूलों से रंगोली बनाई गई। रंगोली बनाने का साधन क्या था? फूल थे। देखिए, अब इसका मुख्य बिंदु जान लेते हैं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। कभी कभी करण कारक का प्रयोग बिना परसर्ग के होता है और परसर्ग के स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। योजक चिन्ह यानी कि इस तरह से आपने देखा होगा, छोटा सा बीच में ऐसे।
ठीक है, बड़ी रेखा पड़ी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आँखों देखा हाल बता रही हूँ, मैं कानों सुनी बातों पर विश्वास कैसे ना करूँ। अब देखिए, मैं आँखों देखा यानी भाव क्या आया यहाँ पर, आँखों से देखा। देखने की क्रिया किसके माध्यम से होती है, किसके द्वारा होती है, आँखों के। और सुनने की क्रिया किसके द्वारा होती है, कानों के। तो मैं आँखों देखा और कानों सुना, यानी कानों से सुना, आँखों से देखा। ओके, चलिए अगला भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसका परसर्ग के लिए तथा को होता है। उदाहरण है इसका, गाय को चारा दो, स्त्रियों को साड़ियाँ बांटी, दादाजी मोहन के लिए वस्त्र लाए। अब इसमें पहचान आप जब एक बार जान जाएंगे इसकी, तो आपको ये स्पष्ट हो जाया करेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर संप्रदान कारक है। पहचान, क्रिया के साथ किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। किसको या किसके लिए, यहाँ पर देखिए, गाय को चारा दो, चारा दो किसको, गाय को। यहाँ पर देने का भाव है, यहाँ पर हमने पढ़ा जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, तो यहाँ पर देने का भाव हमें मिला। और यहाँ पर स्त्रियों को साड़ियाँ बांटी, स्त्रियों को देने का भाव, मोहन जी, दादाजी मोहन के लिए वस्त्र लाए, यानी वस्त्र लाने का कार्य दादाजी ने मोहन के लिए किया है। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको समझ में आ गई। अब इसका मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु एक जान लेते हैं। को से जब कुछ दिए जाने व प्रदान करने का बोध होता है तो संप्रदान कारक होता है, अन्यथा वहाँ पर कर्म कारक होता है। जब कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो संप्रदान कारक, अन्यथा वहाँ पर कर्म कारक होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपादान कारक के विषय में। अपादान का अर्थ होता है जहाँ से कोई पदार्थ अलग हो। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जहाँ से कोई पदार्थ अलग हो। जिस पद से अलग होने, डरने, सीखने, बचने, लजाने, दूरी बताने या तुलना का भाव प्रकट हो। ठीक है, या तुलना का भाव प्रकट हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग चिन्ह से होता है। पहचान इसकी क्या होगी, एक बार आप पहले जान लीजिए। क्रिया के साथ कहाँ से या किस से लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है वह अपादान कारक है। आपने यहाँ पर से पढ़ा और दूसरे आप करण में भी से पढ़ रहे हैं, करण में भी आपने से पढ़ा। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर क्रिया के साथ कहाँ से या किस से लगाकर प्रश्न पूछने पर आपको उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नदी पर्वत से निकलती है। नदी कहाँ से निकल रही है, पर्वत से। बालक बंदर से डरता है, यहाँ पर डरने का भाव है, तो डरना यहाँ पर क्रिया के रूप में है। यहाँ पर बंदर से डरता है, बालक किससे डरता है, बंदर से। आगे इसका मुख्य बिंदु जानते हैं। अपादान व करण कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह से है, परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। करण कारक में से, जो से परसर्ग है वो क्रिया के साधन का तथा अपादान कारक का से अलग होने का भाव व्यक्त करता है। जैसे मैंने कहा, मोहन दिल्ली से पंजाब रेलगाड़ी से गया। अब दिल्ली से अगर वो पंजाब जा रहा है तो उसने दिल्ली छोड़ दी, यानी दिल्ली से अलग होने का भाव यहाँ पर आ गया। आगे
रेलगाड़ी से गया। लेकिन जब वो पहुंचा है, वो रेलगाड़ी से जाना इट मीन्स रेलगाड़ी की और उसके बीच का जो संबंध है वो निरंतर बना रह गया है। तो एक जगह हमें अलग होने का भाव मिल रहा है और एक जगह साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हुआ है वहाँ पर करण कारक, और जहाँ पर अलग होने का भाव है वहाँ पर अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये इसके चिन्ह हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? इस तरह से आपको कभी कभी इस तरह के शब्द भी मिलते हैं, परसर्ग चिन्ह भी मिलते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर स्पष्ट कैसे होगा कि यहाँ पर संबंध कारक ही है। देखिए पहचान इसकी जान लीजिए। क्रिया के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह संबंध कारक होता है। क्रिया के साथ क्या लगाना है प्रश्न? किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। उदाहरण के लिए, यह मेरा घर है। घर किसका है? मेरा। माला का लेख सुंदर है। सुंदर लेख किसका है? माला का। अब इसका मुख्य बिंदु जानते हैं। संबंध कारक के का, की, के प्रायः दो संज्ञाओं के मध्य संबंध बनाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह में सर्वनाम मिला आपको और मेरा घर है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप में कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है, लेकिन दोनों में स्पष्ट रूप से नहीं है, यहाँ पर छुपा हुआ है। माला का लेख सुंदर है। माला संज्ञा है और लेख किसी की लिखावट क्या हुई और सुंदरता उसकी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से का, की, के जो लिखा जाएगा या जो प्रयोग किया जाएगा, राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब राम और श्याम के मध्य का जो संबंध है वो का के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। इस तरह से आगे रा, री, रे तथा ना, नी, ने परसर्गों का प्रयोग सर्वनाम के साथ जोड़कर किया जाता है। जैसे हम है, हम तो हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आपने इसकी पहचान जानी। पहचान में किसका, किसकी, किसके, किसका घर है? मेरा घर है। किसका लेख सुंदर है? माला का लेख सुंदर है। ठीक है, तो आपने इसमें पहचान जाना और मुख्य बिंदु इसके जाने उदाहरण के साथ में। अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अगला कारक हम पढ़ रहे हैं अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है, यानी इसका कारक चिन्ह क्या है? में और पर। अब इसकी पहचान जानते हैं। क्रिया के साथ किस में, किस पर, कहाँ पर और कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है या जो उत्तर आता है वह अधिकरण कारक होता है। अर्थात क्रिया के साथ क्या क्या लगा करके प्रश्न पूछेंगे? किस में, किस पर, कहाँ पर और कब। इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करके, किसी भी प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर मिल रहा है तब वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। मूर्ति मंदिर में रख दो।
कहाँ पर रख दो? मंदिर में रख दो। पलंग पर चादर बिछा दो। किस पर चादर बिछा दो? पलंग पर। ठीक है, अब इसका मुख्य बिंदु जानिए। महत्वपूर्ण बिंदु, अधिकरण कारक में अंदर, ऊपर और बीच शब्दों से पूर्व के का प्रयोग करके इन शब्दों का प्रयोग परसर्ग के रूप में किया जाता है। ठीक है, अंदर, ऊपर, बीच इन शब्दों का प्रयोग करते समय इससे पहले के लगा देते हैं और के लगा करके इन शब्दों का ही प्रयोग अंदर, ऊपर और बीच परसर्ग के रूप में करते हैं। दूसरा, समय, स्थान और अवसर क्रिया के मुख्य अधिकरण होते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा अंदर, ऊपर और बीच से पहले के लगा करके। ठीक है, पलंग के ऊपर, पलंग के ऊपर माता जी बैठी हैं। ठीक है, अब के ऊपर, ऊपर से पहले के लगा दिया। अब ऊपर शब्द एक परसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है संबोधन। जिस या जिन शब्दों से किसी को पुकारे जाने या संबोधित किए जाने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, रे। ठीक है, किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को जैसे हम बुलाते हैं, बुलाते समय किसी को एक तरह से कह सकते हैं इशारा करते हैं, तो इशारे क्या होते हैं? सांकेतिक होते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम बोलकर यानी कि मौखिक भाषा के द्वारा बुलाते हैं, अरे सुनो, इधर आओ, बच्चों पढ़ाई कर लो। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर जो लिखा भी है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अरे जो है ये संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी इसका प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु, यदि परसर्ग के साथ नाम दिया हो तो विस्मयादिबोधक चिन्ह नाम के बाद लगता है। मैंने कहा हे सुमित सुनो, तब यहाँ पर हे सुमित इधर आओ। ठीक है, मैंने लिख दिया हे सुमित इधर आओ। अब इसमें जो परसर्ग, जो ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ, विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो प्रयोग हुआ, तब ये संबोधन कारक के रूप में बना। तो यहाँ पर जो नाम है वो नाम हमारे संबोधन चिन्ह के साथ में आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा, तब यहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो परसर्ग के साथ अगर नाम है, हे, अरे, ओ, सुनो, इन सब शब्दों के साथ में अगर नाम है तो विस्मयादिबोधक शब्द विस्मय चिन्ह कहाँ पर लगेगा? नाम के बाद लगेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आ गया है, और अगर समझ में नहीं आया है, कुछ भी ऐसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ आया है तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मुझे भी ये कंफर्म होता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और वीडियो यूज़फुल है आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।